अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पाक 301 के ग्रैंड क्विज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे 30 MCQ डिस्कस करूँगी एंड आई थिंक इसमें एक दो ही ऐसे हैं जिन पे मुझे डाउट है, बाकी सारे आंसर जो है वो करेक्ट हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन सपोज करें कि आंसर जो है वो मेरे ख्याल से मतलब जो मैं लगा रही हूँ रॉन्ग हुआ, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बता देना कि इसका आंसर रॉन्ग है। वैसे मेरे ख्याल से तो सारे ठीक हैं, लेकिन एक दो का डाउट मुझे भी था, कंफर्म नहीं था ऑप्शन में, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं साथ में मेंशन कर दूंगी। तो अब जल्दी से क्विज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि फॉर हाउ मनी ईयर्स अल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप। तो ये क्या फॉर 3 ईयर्स आएगा, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने यूरोप में 3 साल जो है वो स्टे किया था, मतलब 3 साल रहे थे। तो इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मुस्लिम लीडर वाज द ओपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो ओपोनेंट जो था वो कौन था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये टू नेशन थ्योरी का ओपोनेंट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, हम जल्दी से इसको जूम कर लेती हूँ। अच्छा, हु डिड मूव द रिसोल्यूशन इन दिल्ली कन्वेंशन फॉर अ सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट के लिए जो है वो रिसोल्यूशन किसने दिल्ली में चलाई थी, एंड वो थी मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम आज़ाद, ठीक है। इन्होंने जो है वो सेपरेट स्टेट के लिए दिल्ली में रिसोल्यूशन चलाई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली इन द इलेक्शंस ऑफ 1937। 1937 के इलेक्शंस में जो है मुस्लिम लीग को पुअरली परफॉर्म क्यों हुआ था, मतलब इतना अच्छा से उन्होंने परफॉर्म क्यों नहीं किया था। रीज़न क्या थी, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट द मुस्लिम लीग। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही मुसलमानों के अगेंस्ट थी, मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वाई पूना वाज इंक्लूडेड, वाई पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन सितंबर 1932। कि जो पूना पैक्ट था वो सितंबर 1932 में क्यों कंक्लूड किया गया था। तो इसकी रीज़न क्या है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड लोअर कास्ट इन इंडिया। मतलब एग्रीमेंट हो गया था किस किस के दरमियान, कांग्रेस एंड लोअर कास्ट के दरमियान, लोअर कास्ट ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस, उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनको कंक्लूड कर दिया गया था पूना पैक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट चोराना चोरी ट्रेजिडी अज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स वाज पिकुलियर टू डैट। इनमें से जो है वो कौन सा इंसिडेंट आ सकता है। तो यहाँ पे इसमें हमें जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर है। कैसे का पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन अ विलेज, कि जो विलेज में एक पुलिस स्टेशन था वो जल गया था। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम्स डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन। कि जो मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मतलब एक अलग अपने स्टेट के लिए जो है वो डिमांड की थी, वो कब एक्सेप्ट की गई थी, वो लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट की गई थी। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, लखनऊ पैक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड सर सैयद अहमद खान एंड हिज कोलीग्स एडवाइज द मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। कि सर सैयद अहमद खान और उनके कोलीग्स ने मुसलमानों को ये क्यों एडवाइस किया कि वो कांग्रेस पार्टी से दूर रहें। इसकी क्या रीज़न थी। तो इसकी रीज़न थी बिकॉज कांग्रेस पॉलिसीज़ डिड नॉट प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स इंटरेस्ट। कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी वो मुसलमानों के लिए बेटर नहीं थी, उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा था, मुसलमानों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी। सो इसका मतलब इसलिए उन्होंने कहा था सर सैयद अहमद खान ने और उनके कोलीग्स ने कि वो मुसलमान जो है वो कांग्रेस पार्टी से दूर रहें। तो यहाँ पे इसकी रीज़न क्या है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी इतना, उसमें उनकी पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है जी, वो कह रहे हैं कि हु इज़ सेड टू बी द पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का पायोनियर किसको कहा गया। तो आई थिंक यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ही आएगा। वैसे बी भी चांस है, लेकिन बी का मुझे लग नहीं रहा, मतलब ए एंड बी दोनों में आ सकता है, लेकिन 90% मुझे सर सैयद अहमद खान ही लगा है, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सर सैयद अहमद खान का ही था टू नेशन थ्योरी में। सो आई थिंक इसका ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। आप कंफर्म कर लीजिएगा ए है या बी है। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा इसका, सर सैयद अहमद खान, मतलब ए इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हु रॉलेट एक्ट इज़ वाई रॉलेट एक्ट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक लॉ। मतलब रॉलेट एक्ट जो है उसको ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है।
क्यों कहता है? टू दिस लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर। इसको ब्लैक लॉ इसलिए कहा गया था कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक अथॉरिटी दी गई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकती थी। तो ये एक टोटली मतलब एक रॉन्ग मतलब मैनर्स में आ जाती है और ये चीज़ ठीक नहीं है, मतलब एक ब्लैक लॉ बन गया है। मतलब वही चीज़ आप ज़ाहिर अगर एक ब्रिटिश कोई भी कौम हो या कोई भी हो, वो बिना किसी रीज़न के वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी लीडर को या मतलब अपने अपोजिट टीम को या किसी को भी। तो ये एक ठीक नहीं था और एक ब्लैक लॉ इसको कहा गया था। मतलब इस रॉलेट एक्ट जो था उसमें ये हुआ था और इसलिए उसको ब्लैक लॉ कहा गया था। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फॉर व्हाट पर्पज़ गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन सितंबर 1944। कि 1944 सितंबर 1944 में गांधी जिना की बात जो है वो मतलब उनकी बातचीत के लिए ये मतलब टाइम क्यों मुनक्किद किया गया था? इसका आंसर क्या है? टू सेटल द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ऑफ मुस्लिम्स लीग एंड कांग्रेस। कि मुसलमानों के एंड कांग्रेस के दरमियान जो है ना पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स उनको सेटल करने के लिए, क्योंकि मुसलमान जो थे एंड कांग्रेस उनके दरमियान काफ़ी तजाद एंड इख्तलाफात आ रहे थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए सितंबर 1944 में जो है वो गांधी जना की मतलब डिस्कशन हुई, बातचीत होगी और उस वक्त जो है मुनक्किद की गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, इसको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। वाई डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बायकॉट द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसने क्यों बायकॉट किया था फर्स्ट सेशन को? मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट सेशन को क्यों बायकॉट किया गया था? बिकॉज सेशन वाज कॉल्ड ओनली ऑन द डिमांड ऑफ कांग्रेस पार्टी। जाहिर है मुसलमानों की जो अपोजिट टीम थी वो कौन थी? कांग्रेस थी। एंड जब सेशन उनके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड के ऊपर जो है वो बनाया गया था, बुलाया गया था, मतलब मुनक्किद किया गया था, तो फिर जाहिर है वहाँ पे उस टीम का इतना स्टे करना बनता नहीं है। मतलब उन्होंने इसीलिए बायकॉट कर दिया था क्योंकि जो कांग्रेस थी सेशन उनके लिए ज़्यादा था, उन्हीं की डिमांड पे था एंड उन्हीं के लिए मुनक्किद किया गया था। सो इसका क्या आंसर बनेगा? बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सेशन वाज कॉल्ड ओनली ऑन द डिमांड ऑफ कांग्रेस पार्टी। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज आर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। We will not only keep those majorities but will turn them into a Muslim state. Muslims should get right of Indianism. It is better for Muslims and Islam. ठीक है, Who said this? ये किसने कहा था? तो ये चौधरी रहमत अली ने कहा था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। मतलब जो मुसलमानों एंड एरियाज़ की बात की गई थी, जगह की बात की गई थी मुसलमानों की एंड इंडियंस के बारे में कि वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है एंड मुसलमानों को स्टेट मिलेगी या नहीं, उसके बाद जो बात की गई थी एंड इस्लाम के बारे में वो चौधरी रहमत अली ने की थी। सो इसका सी करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वाज द एजुकेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वार। इंडिपेंडेंस वार जब चल रही थी उसके दरमियान एजुकेशनल मूवमेंट कौन सी चलाई गई थी? अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन 1933 नाउ और नेवर वाज रिटन बाय। अब नो और नेवर किसने लिखी थी? 1933 में लिखी थी एंड चौधरी रहमत अली ने लिखी थी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पाक स्टडीज़ में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। नो और नेवर जो है वो 1933 में चौधरी रहमत अली ने लिखी थी। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं MCQs तो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्विज़ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मैंने नोट किया है कि अब तक जितने भी क्विज़ हुए हैं उनमें तकरीबन 5-6 MCQs काफ़ी हद तक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं अपने क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले तक उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहे हैं इस टाइम पे, मतलब इस दफ़ा काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं क्विज़ में। सो आप वो भी देख लीजिएगा। एंड बाकी डेट्स वगैरह एंड किस पर्सनालिटी ने क्या किया था, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मतलब हर पर्सनालिटी के अबाउट कि किस पर्सनालिटी में किसने कब क्या किया था। एंड स्पेशली ये जो एक्ट वगैरह इसके हैं, ये आपको पाक स्टडीज़ में डिस्कस किए गए एक्ट्स वगैरह, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी उनमें से भी MCQs काफ़ी हद तक आ रहे हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इट्स गॉड इन NWFP आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1945 एंड 46। मतलब 1945-46 इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट में कब कौन सी फॉर्म हुई, कौन सी हुई थी?
खुदाई खिदमतगार विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। तो खुदाई खिदमतगार सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, खुदाई खिदमतगार विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द इंस्पायरेशन ऑफ एवरी मुस्लिम लिविंग इन इंडिया। कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसका जो है इंस्पायरेशन दी इंडियन जो है मुसलमान जो थे इंडिया में, उनको किस डॉक्यूमेंट ने रिफ्लेक्शन दी, इंस्पायरेशन दी, मतलब एक जज्बा दिया मुसलमानों को। तो वो था जिना 14 पॉइंट्स। अगर आप जिना के 14 पॉइंट्स देखें, उसमें बिल्कुल जहाँ पे 14 पॉइंट लास्ट पॉइंट एंड होता है, उसके बिल्कुल नीचे ही आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा कि इन पॉइंट्स ने मुसलमानों को, इंडिया के मुसलमान जो है उनको एक एस्पायरेशन दी थी, ठीक है, उनको एक जज्बा दिया था, एक कुव्वत सी दी थी, मतलब एक चेंजिंग ला सकते थे कि भाई हमें आज़ादी चाहिए या कुछ इस तरह। सो इसका जो है वो डी करेक्ट आंसर है जनाब 14 पॉइंट्स, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट यूनिट्स वेयर मुस्लिम्स ओवर इन अ मेजॉरिटी एज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट should be constituted as independent states where the constituent units will be autonomous and sovereign, which document that this text belongs to। ये किस मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये किस डॉक्यूमेंट से है, बिलोंग करती है? द लाहौर रिजोल्यूशन 1940। तो आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर, मुझे 100% तो नहीं मुझे लगता यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसको आप लोग जो है वो खुद कंफर्म कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन NWFP आफ्टर द इलेक्शन। ये वही क्वेश्चन अगेन आ गया। उसमें थोड़ा स्टेटमेंट चेंज की गई थी कि खुदाई खिदमतगार इन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, एंड यहाँ पे सिर्फ मतलब उस गवर्नमेंट का जो है पार्टी का नाम मेंशन किया गया। तो पार्टी कौन सी थी? खुदाई खिदमतगार पार्टी थी, सही है। इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि 1937 इलेक्शन में कौन सी पार्टी को जो है वो गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था। सो बी इसका करेक्ट आंसर है, खुदाई खिदमतगार पार्टी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट इज कॉल्ड एज मॉन्टेगू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, नेक्स्ट है कि विच एक्ट इज कॉल्ड एज मॉन्टेगू चेल्मसफोर्ड फॉर्म्स आल्सो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 है, 1919 है। अच्छा, ये एक जो है एक्ट इस तरह के कोड भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 1909 है या फिर 1935 होगा, इन दोनों में से एक है। उस एक्ट का भी एक नाम दिया गया है, मतलब इन दोनों को जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं उसके साथ ही ब्रैकेट में इनका नाम दिया गया, जैसे 1919 का जो एक्ट है उसको ये नाम दिया गया। आई थिंक 1935 का होगा, मुझे लग रहा है ज़्यादा हद तक, या मे बी 1909 का हो। इसके सामने जो टॉपिक है ना आपने देखना है, उसके सामने भी किसको नाम दिया गया, जैसे इसको भी ये दिया गया ना मोंटेगू, तो उसका भी कोई नाम दिया गया, आपने देख लेना, वो भी MCQs में आ सकता है। मीन्स कि जब ये मेरा सब्जेक्ट था, जब मैंने इसको पढ़ा था, तो तब MCQs में ये क्वेश्चन लाजमी आया था, एंड अभी तक रिपीट हो रहा है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो इसके रेलिवेंट था, इसके मतलब दूसरा आ सकता है, वो था आई थिंक 1935 था, मीन्स उसका भी कुछ इसी तरह का नाम था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। खैर, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान गो टू इंग्लैंड। सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड कब गए? इन 1869, ठीक है। सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड 1869 में गए थे। सो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905। जब बंगाल को डिवाइड किया गया था 1905 में, तो कौन था यहाँ पे वाइसरॉय? लॉर्ड क्रूजन था, सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है बार बार, सो इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, लॉर्ड क्रूजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इवन जब हमारे मतलब फाइनल पेपर था एंड नॉर्मल क्विज़ेज होते थे, उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लॉर्ड क्रूजन वाला, सही है। इसका ये करेक्ट आंसर आएगा, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में, उसका फर्स्ट लेजिस्लेशन क्या कब था, कब एक्ट जो है वो हुआ था? तो वो हुआ था इंडियन एक्ट काउंसिल 1861, सही है। ये 1861 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया 1861 में हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट इसको कहा जाता है, इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। ये इस तरह ही पूछ सकते हैं कि उस एक्ट को क्या कहा जाता है जो फर्स्ट लेजिस्लेशन का था, तो उसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है 1861 में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हुम द टर्म अकालिस वाज यूज इन 1945, कि 1945 में इस टर्म को किसके लिए यूज़ किया गया था। इसको यूज़ किया गया था द मेंबर ऑफ खिज़र हयात टिवाना ग्रुप, जो खिज़र हयात टिवाना का ग्रुप था उसके लिए अकालिस को 1945 में इस टर्म को यूज़ किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसके 30 MCQs जो है वो इसके डिस्कस कर लिए हैं। एंड पाक 301 का ये मेरी मतलब इस पर जो वीडियो थी, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आप फीडबैक देते हो तो मुझे काफ़ी आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे आगे वीडियोस किस तरह की बनानी चाहिए, मतलब मेरी वीडियोस आपको किस तरह से पसंद आ रही हैं। तो आप मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें, आपकी फ़ीडबैक से मुझे काफ़ी सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिलती है। तो फीडबैक दिया करें एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।